नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे नए सेशन में स्वागत है। आज हम नेट और सेट की कक्षाओं में यूनिट 5 जो है आपका भाषा विज्ञान, उसके बारे में हम बात करेंगे और अंत में हम 80 से 90 वन लाइनर हम क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। पहले हमें इसे ब्रीफ में पढ़ना है, उसके बाद हमें इसे आगे विस्तार से देखेंगे। शुरू करते हैं। व्यक्तः वाची यानी जो बोलने वाला है ना, जब वो बोल रहा है व्यक्तायाम वाची, तो ये कहला, ये पतंजलि ने कहा है, भाषा के बारे में कहा है वक्तायाम वाची। ठीक है, और प्रसादेन लोक यात्रा, भाषा के विषय में ये परिभाषाएं हैं दोनों, और ये कहा है काव्यादर्श में ये बात कही है, प्रसादेन लोक यात्रा, ये लोक यात्रा है, लोक संसार में यह अपनी बात को ले जाती है, फैलाती है। कौन? भाषा। ठीक है, अब सीधे सीधे प्रश्न बनना जब शुरू होते हैं तो ये से बनते हैं कि भाषाओं का वर्गीकरण, भाषा के प्रकार कितने हैं। तो भाषाओं का सामान्यतः जो मान्य है वो दो ही वर्गीकरण है, एक आकृति मूलक और एक परिवार मूलक। यानी परिवार की भाषा, कुछ परिवार हुए जैसे चीनी परिवार, भारोपीय परिवार, द्रविड़ परिवार, ऑस्ट्रेलियन परिवार, प्रशांत महासागर का परिवार, तो 4 परिवार उसमें मुख्यतया रहे। और आकृति मूलक की किस तरह से आकृति होनी चाहिए, वो प्रत्यय से बनी हुई आकृति है या नित्य ही रचना उसकी उच्चारण से हुई है, किस तरह से हुई है, तो ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। हमें ये ध्यान रखना है कि जब भाषाओं का वर्गीकरण देखते हैं तो वैसे 2 प्रकार आपको ध्यान रखने हैं, आकृति मूलक और परिवार मूलक। अब देखिए, वैसे इतिहास के आधार पर भी भाषा होती है, जैसे पुरानी भाषा थी वैदिक, संस्कृत, प्राकृत। ठीक है, भूगोल के आधार पर जैसे राजस्थान में राजस्थानी, उड़ीसा में उड़िया, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती। प्रयोग, जैसे जैसे प्रयोग होता गया, जैसे राजभाषा राज्य की भाषा हुई, पूरे राष्ट्र की भाषा हुई, साहित्य बना जिसमें शुद्ध भाषा, अशुद्ध भाषा, बोली, इस तरह से कुछ भाषाएं भी बनने लगी। और निर्माता के आधार पे, निर्माता के ऊपर जब इसका भाषा का नामकरण कर दिया गया। वैसे आपको ध्यान रखना है, भाषा का 2 ही वर्गीकरण है, आकृति मूलक और परिवार मूलक। आकृति मूलक इसके 2 भाग किए गए हैं, परिवार मूलक के 4 भाग किए गए हैं। आकृति मूलक में जो आकृति है उसको हम, उसका आधार क्या रखा गया है, संबंध तत्व। आकृति में संबंध का आधार रखा गया है, संबंध तत्व का आधार रखा गया है, परिवार मूलक में नहीं। यानी उसकी आकृति, उसकी रचना कैसे हुई है उसको कहते हैं संबंध तत्व या रचना तत्व। इसीलिए इस प्रकार को रूप वाला प्रकार, प्रत्यय वाला प्रकार, वाक्य वाला प्रकार, पद वाला प्रकार, व्याकरणिक प्रकार या रचना प्रकार भी कह देते हैं, क्योंकि ये आकृति है। और आकृति व्याकरण में हम देखते हैं किस तरह से यह शब्द बनता है, उसका प्रत्यय, उसका प्रकृति प्रत्यय, उसका वाक्य, पद, व्याकरण, रचना, तो ये व्याकरण से संबंधित हो गई। आकृति मूलक की बात करें, आकृति मूलक 2 प्रकार का होता है, एक योगात्मक यानी जो समूह में है, एक अयोगात्मक जो समूह में नहीं है या जो व्यवस्थित नहीं है। जो अयोगात्मक है उसका स्थान प्रधान होता है, यानी वो व्याकरणिक रूप से अव्यवस्थित है। अयोगात्मक है जिसका स्थान, बोलने का स्थान जो है वो प्रधान है, इसमें प्रत्यय नहीं जुड़ते, निपात इत्यादि का इसमें प्रधानता होती है, निपात स्थान प्रधान है। सभी शब्द इसमें स्वतंत्र होते हैं, व्याकरण से बंधे हुए नहीं रहते हैं। अयोगात्मक जैसे चीनी, तिब्बती, बर्मी, श्यामी, सुडामी, ये सभी भाषाएं अयोगात्मक में आती है, हालांकि है ये सभी आकृति मूलक है। तिब्बती भाषा अयोगात्मक है, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा वही बात यहाँ फिर लिखी गई है, जो कि प्रकृति प्रत्यय संयोग नहीं करती है, क्योंकि सभी शब्द स्वतंत्र होते हैं, प्रत्यय नहीं जुड़ते हैं, इसलिए प्रकृति प्रत्यय नहीं होता। इसमें व्याकरण की प्रधानता नहीं है, इसलिए ये स्थान, निपात इत्यादि की प्रधानता होती है, अव्यय की प्रधानता होती है, स्थान की प्रधानता होती है। दूसरी बात करें योगात्मक, योगात्मक में प्रत्यय जुड़ते हैं, योगात्मक में प्रत्यय जुड़ते हैं और प्रकृति प्रत्यय का संयोग भी होता है, यानी इसमें व्याकरण का प्रधानता। अब योगात्मक 3 प्रकार की होती है, अयोगात्मक तो नहीं होती है, लेकिन योगात्मक 3 प्रकार की होती है। एक होती है अश्लिष्ट, एक होती है श्लिष्ट और एक होती है प्रश्लिष्ट। 3 तरह से ये होती है। अश्लिष्ट,
अश्लिष्ट में प्रत्यय की प्रधानता होती है, थोड़ा चिपका हुआ। श्लिष्ट बहुत ज्यादा चिपका हुआ, जिसमें कारक की प्रधानता होती है, कारक विभक्ति जिसे कहते हैं ना, विभक्ति प्रधान था, विभक्ति की प्रधानता इसमें ज्यादा होती है। और एक होती है प्रश्लिष्ट, जो कि समास में इसकी समास की प्रधानता होती है। तो अश्लिष्ट, श्लिष्ट, प्रश्लिष्ट, प्रत्यय प्रधान, विभक्ति प्रधान और समास प्रधान। जो अश्लिष्ट भाषा है उसमें उसको 4 भागों में हम बांट सकते हैं, जैसे पूर्व, मध्य, अंतः, सर्वांत। अंत वाली, पूर्व, प्रारंभ, मध्य, अंत और सभी में अंत, सर्वांत। जो श्लिष्ट है उसको 2 भागों में बांटा गया है और प्रश्लिष्ट को भी 2 भागों में बांटा है। श्लिष्ट को 2 भागों में ऐसे बांटा है, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। अब आप खुद सोचिए, संस्कृत ऐसी बड़ी भाषा है, तो एक तरह से वो कैसी भाषा होनी चाहिए? संस्कृत बहिर्मुखी भाषा होनी चाहिए। संस्कृत हो गई, हिंदी उससे बनी है तो हिंदी हो गई। लेकिन जो अंतर्मुखी भाषा है, अंतर्मुखी में कौन सी भाषा आती है? अरबी और हिब्रू। ये भाषा किस में आती है? अंतर्मुखी में आती है। लेकिन है ये दोनों कैसी? श्लिष्ट है, चिपकी हुई है। अरबी और हिब्रू जो भाषा है वो चिपकी हुई है, अंतर्मुखी में आती है। और अंतर्मुखी बहिर्मुखी किसका प्रकार है? श्लिष्ट का। अब आती है प्रश्लिष्ट। प्रश्लिष्ट जो है वो 2 तरह से हम इसको फिर से बांटते हैं, जैसे पूर्ण और आंशिक। पूर्ण प्रश्लिष्ट और आंशिक प्रश्लिष्ट। इसमें बास्की और चरोकी जो भाषा है, चरोकी और बास्की, ये भाषाएं आती है प्रश्लिष्ट में। तो अब आपको याद रखना है, ये अश्लिष्ट, श्लिष्ट, प्रश्लिष्ट याद रखना है। योगात्मक, अयोगात्मक में कौन कौन सी भाषा आती है वो याद रखना है। अब आप देखिए, जितनी भाषाओं का मैंने नाम लिया है, संस्कृत, हिंदी, अरबी, हिब्रू, चरोकी, बास्की, ठीक है ना, ये सारी भाषाएं कौन सी हो गई? योगात्मक भाषाएं हो गई। सीधा सीधा प्रश्न है, सीधा सीधा योगात्मक भाषा आपको बताना है। ये बात हमने कर ली है। श्लिष्ट के 2 भेद हो गए, हिंदी, संस्कृत तो बहिर्मुखी और अंतर्मुखी, अरबी और हिब्रू। प्रश्लिष्ट में समासिक पद प्रधान होती है, जैसे पूर्ण व आंशिक, इसके 2 भेद हैं। चरोकी व बास्की इसके अंतर्गत भाषाएं आती हैं। अंतर्मुखी में अरबी, हिब्रू आ जाएगी, बहिर्मुखी में संस्कृत, हिंदी आती है। अब जो भाषा वर्गीकरण में हमने आकृति देखी कि वर्ण कैसे बना, ये आकृति के आधार पे हमने 2 भागों में बांट लिया, योगात्मक, अयोगात्मक। फिर उसको हमने फिर अयोगात्मक को नहीं बांटा, योगात्मक को हमने 3 भागों में बांट लिया। फिर उस 3 भागों में भी एक को 4 भागों में, एक को 2 भागों में, एक को 2 भागों में बांट लिया। इस तरह से ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी हम बात करें, अच्छा आपको दिख नहीं रहा होगा, इसमें ये इशू हो सकता है, तो आपको अब ठीक है, ये लीजिए, क्लियर, अब दिखाई देगा। अब परिवार मूलक की बात करें, इसका वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। जैसे एक तो यूरेशिया परिवार की, ठीक है, एक अफ्रीका खंड परिवार की। अफ्रीका खंड परिवार में 3 भाषाएं आती है, एक प्रशांत महासागर की, एक अमेरिका खंड की। अमेरिका खंड में एक भाषा परिवार है, प्रशांत महासागर का 4 भाषा परिवार है, अफ्रीका खंड का 3 भाषा परिवार है। और जो भारतीय, जो भारोपीय परिवार की भाषा जो हम कहते हैं, जिसे कहते हैं ना यूरेशिया या भारोपीय, ये यूरेशिया में 10 भाषा परिवार आते हैं, 10 भाषा परिवार आते हैं। और वो उसमें भी 2 वर्ग प्रचलित हैं, यानी वो 2 भेद हैं उसके, एक तो केंतुम वर्ग की भाषा, एक सेतुम वर्ग की भाषा। सेतुम और केंतुम ये 2 वर्ग आते हैं उसमें। सतम वर्ग कहते हैं ना, सतम, तो सेतुम, सतम वर्ग इसे हम कहते हैं, सतम वर्ग की भाषा और केंतुम वर्ग की भाषा, 2 वर्ग इसके बनते हैं। तो सतम वर्ग में कौन सी आएगी और केंतुम में कौन सी आएगी, इसका प्रश्न बनता है, तो वो हमें ध्यान देना होगा। लेकिन पहले हमें क्या ध्यान देना है कि हमने पारिवारिक मूलक वर्गीकरण में 4 भागों में बांटा है, यूरेशिया, अफ्रीका, प्रशांत महासागर, अमेरिका। यूरेशिया में 10 भाषा परिवार आते हैं, अफ्रीका खंड में 3 भाषा परिवार आते हैं, प्रशांत महासागर में 4 भाषा परिवार आते हैं, अमेरिका खंड में 1 भाषा परिवार आता है जो कि योगात्मक है। अब आपको कैसे याद रहेगा, देखो अधिकतर जितने भी हैं वो योगात्मक है, योगात्मक, ठीक है, अधिकतर। तो योगात्मक अधिकतर हैं इसमें, जिसमें प्रशांत महासागर का और अमेरिका खंड का तो है ही योगात्मक, क्लियर है। अब दूसरी बात आती है, इसमें यूरेशिया परिवार जो कि 10 भाषा परिवार है, इसमें ही भारोपीय परिवार, द्रविड़ परिवार इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है।
तो भारोपीय परिवार दो भागों में फिर से बांटा इस पूरे भाषा परिवार को, एक सतम वर्ग की भाषा, एक केंतुम वर्ग की भाषा। चीनी भाषा भी एक इसी वर्ग में आती है, यूरेशिया भारोपीय परिवार में, जो कि एकाक्षर परिवार की भाषा कहलाती है। सतम वर्ग में अवेस्ता, संस्कृत, हिंदी, फारसी, रूसी, लिथुआनियन, प्राकृत, ये जो भाषाएं हैं ना, ये भाषाएं आती है सतम वर्ग की भाषा। और केंतुम वर्ग की भाषा लैटिन, ग्रीक, रूसी, रूसी नहीं आएगी, कैप्टिक, गाथिक, फ्रेंच, इटालियन, जर्मन, ये सारी भाषाएं केंतुम वर्ग में आती है। तो सतम वर्ग में और केंतुम वर्ग में ये दो तरह से कौन कौन सी भाषा आती है वो आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण जो यही है। एक इसी यूरेशिया परिवार में ही 10 भाषा परिवारों में ही द्रविड़ भाषा परिवार होता है, जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम है। मध्य बलूचिस्तान की ब्राहुई भाषा भी इसी के अंतर्गत आती है। ये द्रविड़ परिवार की भाषा हो जाएगी। क्लियर। अब आपसे पूछा जाए अयोगात्मक में मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, चीनी, तिब्बती, स्यामी, बर्मी। चीनी परिवार एकाक्षर परिवार है, स्थान प्रधान है ये, इसमें निपात प्रधान, स्थान प्रधान, सुर प्रधान ये होती है। अयोगात्मक जो हमने यहाँ आपको मैंने फर्स्ट में ही बता दिया था कि अयोगात्मक में ये यहाँ पे अयोगात्मक में ये चीनी, तिब्बती, बर्मी, स्यामी, सूडानी ये भाषाएं आती है। इसमें स्थान प्रधान होता है, निपात, सुर की बात होती है, प्रत्यय नहीं जुड़ते हैं इसमें, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो पारिवारिक जो वर्गीकरण है उसमें यूरेशिया परिवार में 10 भाषा परिवार आते हैं। भारतीय भाषा परिवार है, द्रविड़ भाषा परिवार है, ठीक है। अब ध्वनि के कारण कितने हैं? ध्वनि परिवर्तन किस कारण से होती है? ध्वनि परिवर्तन आभ्यंतर और बाह्य, इसके दो कारण हैं। कौन सा? आभ्यंतर कितने प्रकार का? 9 प्रकार का। और बाह्य कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। ठीक है, ये ध्वनि परिवर्तन के कारण हो गए 2, आभ्यंतर, बाह्य। अब आभ्यंतर के 9 के 9 नाम ध्यान होने चाहिए, बाह्य के 3 के 3 नाम ध्यान होने चाहिए, जो कि नेक्स्ट क्लास में आपको डिटेल में मिल जाएंगे। अभी हमें क्या करना है, शॉर्ट नोट्स हमें कवर करने हैं, 1 लाइनर MCQs हमें कवर करने हैं, जिससे हमारी अप्रोच बने किस तरह से भाषा विज्ञान से प्रश्न आते हैं। ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं कितनी है? 15 दिशाएं हैं ध्वनि परिवर्तन की। यानी ध्वनि परिवर्तन के कारण तो 2 ही हैं, लेकिन इसकी दिशाएं कितनी हैं? 15 दिशाएं हैं। और अर्थ परिवर्तन की दिशाएं कितनी हैं? 3 हैं। अर्थ परिवर्तन करना हो तो दिशाएं 3 हैं। इसका जो वर्गीकरण किया गया है वो ब्रील ने किया है। अर्थ परिवर्तन की दिशाओं का जो वर्गीकरण है वो ब्रील महोदय द्वारा किया गया है। ठीक है, कौन कौन सा? अर्थ, विस्तार, संकोच, आदेश। क्या है? विस्तार, संकोच, आदेश, ये ब्रील ने किया है। अर्थ परिवर्तन जो है ना, अर्थ बदलता है, अर्थ परिवर्तन की क्या है? ये दिशाएं हैं। क्लियर है? अर्थ परिवर्तन की ये दिशाएं हैं 3, जो कि ब्रील महोदय द्वारा की गई हैं। पहले विस्तार होता है, व्यक्ति विस्तार करता है, थोड़ा उसे संकोच भी होता है, और फिर अंत में वो कहता है नहीं अब तो कर ही दो, तो आदेश दे देता है स्वयं को। इस तरह से ये अर्थ परिवर्तन की दिशाएं हो जाती है। तो ये आपको शॉर्ट तरीके से ध्यान रखना है। अर्थ परिवर्तन के जो कारण हैं, प्रोफेसर टकर ने 12 व अनुसंधान को समन्वित करते हुए 24 माने हैं। अर्थ परिवर्तन के जो कारण हैं वो 12 प्रोफेसर टकर ने, और वैसे अनुसंधान को समन्वित कर लिया जाए तो 24 कारण इसके माने हैं। ठीक है, अब वाक्य के लक्षण की बात आती है। पतंजलि के अनुसार वाक्य के 5 लक्षण हैं। कौन कौन से? एक तिंग वाक्य, आख्यात अव्यय कारक विशेषण वाक्य, सक्रिया विशेषण, आख्यात विशेषण, क्रियापद रहित वाक्य। ये 5 पतंजलि ने 5 वाक्य के लक्षण माने हैं। एक तिंग, आख्यात अव्यय कारक विशेषण 1 है, सक्रिया विशेषण, आख्यात विशेषण, क्रियापद रहित वाक्य। क्लियर है? वाक्य के आपसे प्रकार पूछे 5 हैं। आकृति, क्रिया, आकृति मूलक, क्रिया मूलक, शैली, रचना, अर्थ, ये वाक्य के 5 प्रकार है। अब दोनों बातों में आपको ध्यान रखना है, वाक्य के लक्षण भी 5 है, वाक्य के प्रकार भी 5 है। वाक्य के लक्षण जो है वो पतंजलि ने बताए हैं, और वाक्य के प्रकार जो है आकृति, क्रिया, शैली, रचना, अर्थ, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब एक ध्वनि नियम होता है। ध्वनि नियम में 3 लोगों का नाम ध्यान रखना है, ग्रिम नियम, ग्रासमान नियम और बर्नर नियम। ग्रिम नियम कहता है ना, चौथा वर्ण पहले में बदल जाता है, वो ग्रिम नियम है। तो जर्मन भाषा का व्याकरण प्रकाशित किया था इन्होंने, ग्रिम ने जर्मन भाषा का व्याकरण प्रकाशित किया था। प्रसिद्ध ध्वनि नियमों में सबसे प्राचीन ग्रिम नियम माने जाता है। 8 स्पर्श ध्वनियों से इनका संबंध है। कितना?
8 स्पर्श ध्वनियों से इनका संबंध है। ग्रीम नियम, ग्रासमान नियम में जो ग्रीम नियम में कमियां थी, या जर्मन विद्वान हेमनी ग्रासमान का नाम आता है, ग्रीम नियम का संशोधन किया, उनकी त्रुटियों का निराकरण किया ग्रासमान ने। फिर बर्नर नियम आता है, बर्नर ने यह निश्चित किया कि ग्रीम नियम स्वराघात पर आधारित है। ये उन्होंने निश्चित किया किस पे आधारित है, स्वराघात पे आधारित है। तो वर्नर के अपवादों का समाधान मिथ्या सादृश्य के द्वारा किया जाता है। आपसे पूछा जाए वर्नर अपवादों का समाधान जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, मिथ्या सादृश्य के द्वारा किया जाता है। क्लियर है। अब आपको वन लाइनर में आपको लगभग 100 आउट ऑफ 100, ये 100 आउट ऑफ 80, लगभग ये 80 के लगभग वन लाइनर है। जैसे प्राचीनतम भाषा वैज्ञानिक किसे माना जाता है, देवेंद्र नाथ शर्मा को माना जाता है। किस वेदांग में ध्वनि विज्ञान विवेचना दरिदृश्य है। ध्वनि विज्ञान जो है पाणिनीय शिक्षा जो है वेदांग, उसमें ध्वनि विज्ञान आपको मिलेगा। जो व्याकरण की पूरी बात, वही ध्वनि विज्ञान की बात होती है। आवृत्ति उच्चारण काल का मापक यंत्र कौन सा है, जो आवृत्ति उच्चारण का जो समय मापा जाता है वो स्पेक्ट्रोग्राफ होता है। मेरिया पाई महोदय अनुसार संपूर्ण विश्व में कितनी भाषाएं हैं, 2796 प्रकार की भाषाएं मानी जाती है। वैसे संपूर्ण विश्व में 3000 प्रकार की भाषाएं हैं, लेकिन मेरियो पाई के अनुसार संपूर्ण विश्व में 2796 भाषाएं हैं। वर्गीकरण की दृष्टि से सभी भाषाओं में कम से कम कितने विभाग स्वीकृत है, कम से कम 2 विभाग स्वीकृत है। कम से कम सभी भाषाओं में एक आकृति के आधार पर, एक परिवार के आधार पर, जैसा कि आपको पता है भाषाओं का वर्गीकरण ही 2 विभागों में किया गया है। जो परिवार मूलक में है उसमें देवेंद्र नाथ शर्मा ने कितने भाषा परिवार स्वीकार किए गए हैं, 18 भाषा परिवार स्वीकार किए गए हैं देवेंद्र नाथ शर्मा ने। लेकिन हम कितने भाषा परिवार मानते हैं, हम लगभग 4 ही भाषा परिवार मानते हैं। वैज्ञानिक सांस्कृतिक दृष्टि से, अब देखो सांस्कृतिक आ गया और वैज्ञानिक शब्द आ गया, इससे भारोपीय परिवार सबसे प्रमुख भाषा है और सबसे प्राचीन भी आप इसे ले सकते हैं। और सर्वाधिक भाषा किस परिवार में उपलब्ध है, सर्वाधिक जो भाषाएं हैं वो किस परिवार की है, वो अमेरिकी परिवार की भाषा है, 1000 है। इसको सहस्त्र भाषा परिवार भी कहते हैं, किसको, अमेरिका भाषा परिवार को। साहित्यिक दृष्टि से ही हमारा भारोपीय परिवार भाषा लगभग 10 भाषाएं इसमें प्रचलित है, यह आपको बता ही दिया था मैंने। भारोपीय परिवार में जैसे अमेरिका में एक ही भाषा परिवार है, लेकिन सबसे जो सर्वाधिक भाषाएं हैं वो अमेरिका में ही है, 1000 के लगभग है। एकाक्षरी भाषा चीनी भाषा को कहते हैं। द्रव्य भाषा में मलयालम, तमिल, कन्नड़, तेलुगु भाषाएं आती है। भारोपीय परिवार में संस्कृत, अंग्रेजी, अवेस्ता, लैटिन, पाली, प्राकृत, रूसी, जर्मनी, ग्रीक, ये सभी भारोपीय परिवार की भाषाएं हैं। सर्वाधिक प्रयोक्तार प्रयोक्तार है वो किस भाषा परिवार में है, भारोपीय परिवार में। जो इसके प्रयोक्ता हैं वो सबसे ज्यादा भारोपीय परिवार में मिलेंगे। कृष्ण कैस्पियन सागर में, जो काला सागर में जो भाषा बोली जाएगी ना, वो काकेशस परिवार की भाषा है। चीन, तिब्बत, बर्मा, श्याम परिवार, ये सभी चीनी परिवार की भाषाएं हैं। बर्मा, श्याम, चीन, तिब्बत, ये सब चीनी परिवार की भाषाएं हैं, जो कि अयोगात्मक है। क्या है, अयोगात्मक परिवार की भाषा है। अरब देश में भाषा कैसी बोली जाएगी, सामी भाषा। अरब देश में सामी भाषा बोली जाएगी। लीबिया, सोमालिया, हामी भाषा है इसका भाग। लीबिया, सोमालिया में हामी भाषा बोली जाएगी। सूडानी भाषा परिवार में 425 भाषाएं आती है सूडानी में, ठीक है। बांटू परिवार की भाषाएं, काफिर जो है 150 भाषाएं आती है इसमें। बांटू परिवार की भाषा को काफिर भी कहते हैं, काफिर बांटू, ये ध्यान रखना है। सूडानी में 425 भाषाएं हैं। लीबिया, सोमालिया में हामी भाषा चलती है और अरब देश में सामी भाषा चलती है। पापुई भाषा के परिवार में 132 भाषाएं हैं। पापुई का भी नाम आता है। और ऑस्ट्रेलिया परिवार की भाषा में 100 भाषाएं हैं। तो 1000 अमेरिका में है, मतलब 1 सहस्री जो सर्वाधिक भाषाएं बोली जाती है अमेरिकी परिवार में है, और ऑस्ट्रेलिया परिवार की भाषा में 100 भाषाएं हैं, ठीक है। अर्थ अवबोध के कितने साधन बताए गए हैं, 8 साधन बताए गए हैं। सतम है, शतम वर्ग की भाषा है। अरमानी भाषा शतम वर्ग की भाषा है। बांतु परिवार अफ्रीका खंड में चलता है। कौन सा, बांतु परिवार जो है वो अफ्रीका खंड की भाषा है। ब्रिल महोदय के अनुसार अर्थ विकास की 3 दशाएं मैंने बताई थी आपको, विस्तार, ठीक है ना, और उसके बाद में संकोच, अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थ
मतलब 3 बताई थी ब्रील महोदय ने, ध्यान रखनी है। भारोपीय भाषा परिवार में शतम वर्ग में कितने प्रमुख भेद है? 4 भेद है। भारोपीय भाषाएं परिवार में शतम वर्ग की जो भाषाएं ना उसमें 4 भेद हैं। द्रविड़ भाषा जो है वो योगात्मक है, ये योगात्मक है लेकिन अश्लिष्ट है, श्लिष्ट नहीं है, अश्लिष्ट है। शतम वर्ग की भाषा है संस्कृत, ईरानी, फारसी, ग्रीक नहीं है, ग्रीक, लैटिन, जर्मन ये जो भाषाएं हैं, अंग्रेजी, ये कैंतुम वर्ग की भाषा आती है। संस्कृत, ईरानी, फारसी ये शतम वर्ग की भाषा है। भट्टोजी दीक्षित के पिता का नाम है लक्ष्मीधर भट्ट। कैंतुम वर्ग में आती है लैटिन, अंग्रेजी, ठीक है ना, जर्मनी, इटालियन ये कैंतुम वर्ग में आती है। भारोपीय परिवार भारत ईरानी वर्ग में किस वर्ग में है? और ईरानी भाषा है ना भारत, वो सब शतम वर्ग में है। सिंधी भाषा जो है ना पैशाची प्राकृत से निकली है। सिंधी भाषा पैशाची प्राकृत। जो ग्रीम नियम है ना उसके अनुसार चौथा अक्षर तीसरे में बदल जाता है, ये ग्रीम नियम कहता है, चौथा अक्षर तीसरे में बदल जाएगा। और मानक भाषा किस परिवार की भाषा है? जो सूडान है ना वो मानक भाषा उसका है। आर्य भाषा परिवार की भाषा नहीं है। तमिल आर्य भाषा नहीं है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये द्रविड़ भाषा है। प्राकृत, संस्कृत, पाली जो है आर्य भाषा परिवार में आती है। संस्कृत का ए प्राकृत भाषा में ए हो जाता है। जब प्राकृत भाषा में संस्कृत के आई जो है ना वो किस में बदल जाएगा? ए में बदल जाएगा। अयोगात्मक भाषा में चीनी भाषा आती है। इसमें उपसर्ग भाषा में नहीं होता, उपसर्ग नहीं होते हैं। इसमें क्रिया, कारक, लिंग होते हैं। इसमें उपसर्ग, प्रत्यय, उपसर्ग ये इसमें नहीं होते। शतम परिवार की भाषा है अवेस्ता, ये शतम ध्यान रखना है आपको। शतम या सतम वर्ग की जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? अवेस्ता है। शतम वर्ग में आर्मीनी भी आती है। ग्रीम नियम में स्पर्श ध्वनियाँ कितनी हैं? ध्वनियाँ, स्पर्श ध्वनियाँ वैसे 8 बताई गई हैं, यहाँ 9 लिखा हुआ है, वैसे आपको 8, 9 दोनों ध्यान रखना है। परिवार वर्गीकरण के अनुसार कितने भेद हैं? 18 भेद माने गए हैं। वर्णन नियम अनुसार प्रथमाक्षर तीसरा हो जाता है और चतुर्थाक्षर चतुर्थाक्षर तृतीया हो जाएगा ग्रीस नियम के अनुसार, ग्रीम नियम के अनुसार। और वर्णर के अनुसार पहला अक्षर जो है वो तीसरे में बदल जाएगा। स्फोटवाद, अवंग स्फोटायन ना, ध्यान है ना, स्फोटवाद ग्रंथ जो है वो नागेश का है। श्लिष्ट भाषा परिवार में भारोपीय परिवार की भाषा आती है, ये श्लिष्ट भाषा परिवार में है और यह अधिकतर योगात्मक ही है। समीकरण कस्य दिशा वर्तते, समीकरण कौन सी दिशा बताते हैं? ध्वनि परिवर्तन बताते हैं। पाली भाषा में विसर्ग संधि नहीं होती है, ये याद रखना है। पाली भाषा में विसर्ग संधि नहीं होती है। चीनी भाषा अयोगात्मक भाषा है। ध्वनि आधार पर भारोपीय भाषा के 2 मुख्य विभाग माने गए हैं, शतम वर्ग, कैंतुम वर्ग। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जो है वो है मागधी रही है मगध देश की, ये मध्यकाल की आर्य भाषा रही है मगध देश की मागधी। और विभक्ति प्रधान, जो विभक्ति जिसमें प्रधान भाषा है वो संस्कृत है। हिब्रू भाषा सामी हामी परिवार की ही भाषा है। हिब्रू भाषा, सामी हामी को एक नाम से और जाना जाता है, सरमाई, खरमाई कैसे भी कहते हैं इसको। ग्रासमान नियम लागू होता है। बभूव विषमीकरण का उदाहरण है, ये विषमीकरण हुआ है, बभूव या ग्रासमान नियम लगा है बभूव में। पाठक गुण कितने हैं? अक्षर व्यक्ति जो ना पाठक गुण गिनते हैं। तो पाणिनीय शिक्षा अनुसार कितने यादय हैं? 8 यादय हैं। और विसर्ग की कितनी गतियां हैं? वो 8 ही गतियां हैं विसर्ग की, और यादय भी कितनी हैं? 8 हैं। भाषा उत्पत्ति का मूल कारण है ध्वनि, अगर ध्वनि होगी तो भाषा उत्पन्न होगी। दिगंबर जैन अनुयायी जो है उनकी भाषा रही है शौरसेनी। वैदिक भाषा किस भाषा के निकट है? अवेस्ता जो है वैदिक भाषा के निकट है। भाषा परिवर्तन के बाह्य कारण कितने हैं? 8 भाषा परिवर्तन के बाह्य कारण माने गए हैं। आंतरिक कितने हैं? 5, ठीक है, मतलब आंतरिक तो 8 माने गए हैं, बाह्य यहाँ शायद हो सकता है उल्टा लिखा हो। भारोपीय भाषा से संस्कृत व च वर्ग की उत्पत्ति बताने वाला है कालिट्स। कालिट्स नाम आता है, कालित्स ऐसे कहते हैं इसको, कालित्स लिखते हैं। तो भारोपीय भाषा से संस्कृत च वर्ग की उत्पत्ति बताने वाले हैं। स्वराघात कारण से ध्वनि परिवर्तन होता है, किसका मत है? वर्नर ने स्वराघात बताया है ग्रीम नियम को। और मराठी किस परिवार की भाषा है? आधुनिक भारतीय आर्य परिवार की है। विसर्ग की 8 गतियां होती है। ईरानी भाषा में स्वरों की संख्या भी 8 है। नागेश भट्ट के गुरु का नाम है हरिदत्त दीक्षित। और नागेश भट्ट के उनका जो ग्रंथ लिखा हुआ है नागेश भट्ट का, उसका नाम क्या है? मैंने अभी बताया था आपको, वो आपको बताना है। नागेश भट्ट के ग्रंथ का नाम क्या है, यानी उन्होंने लिखा है स्फोटवाद, क्योंकि उनका नाम नागेश भट्ट के गुरु का नाम हरिदत्त
और नागेश भट्ट के उसका ग्रंथ का नाम है स्फोटवाद। नागेश बिल्कुल समाप्त कर दिया, स्फोट कर दिया, तो स्फोटवाद। अवेस्ता जो है भारतीय आर्य भाषा ही है और वैदिक भाषा के बिल्कुल निकट मानी जाती है अवेस्ता। पाली भाषा जो है, पाली भाषा में संध्यक्षर नहीं होते हैं, जैसे ऐ है ये संध्यक्षर है, औ है ये संध्यक्षर है, ये उसमें नहीं होते हैं। भारतीय भाषाएं की अवस्थाएं 3 मानी गई हैं। ध्वनि वैज्ञानिक जो कर्ण तत्व से किसे स्वीकारते हैं, जो ध्वनि वैज्ञानिक है ना, जो कर्ण तत्व से मृदु तालु को स्वीकार करते हैं, मृदु तालु जो कोमल तालु है उसे स्वीकार करते हैं कर्ण तत्व से। महाभाष्य दीपिका के रचनाकार है भर्तृहरि। महाभाष्य दीपिका। आकृति मूलक का अन्य नाम है रूपात्मक, प्रत्ययात्मक, ठीक है ना, व्याकरणात्मक। ये संयोगात्मक भाषा जो है, संस्कृत भाषा संयोगात्मक भाषा है, और वर्ग का पहला वर्ण तीसरे में बदल जाए तो ये वर्नर का नियम है, और चौथा वर्ण तीसरे में बदल जाए ये ग्रीम नियम है। दोनों चीजें ध्यान रखनी है। तो प्रथम वर्ण परिवर्तनम केवलम असंयुक्त ध्वनि एव भवति न तो संयुक्त ध्वनि इति अपवाद नियम केम प्रदत्त ग्रीम नियम। देखो आप साफ साफ लिख रहा है कि चौथा अगर तीसरे में बदलेगा तो ये तो गलत है ना, कि जो घोष वर्ण है वो अघोष में बदल गया। तो इसका मतलब यहाँ प्रथम वर्ण परिवर्तन जो है, पहला वर्ण परिवर्तन जो है, जो ग्रीम नियम का परिवर्तन केवलम असंयुक्त ध्वनि एवं भवति न संयुक्त ध्वनि, इसमें संयुक्त ध्वनि नहीं बल्कि असंयुक्त ध्वनि परिवर्तन होता है इसमें, ये ग्रीम नियम कहता है। तो आपको मैंने ये लगभग 100 मैंने 1 लाइनर क्वेश्चन आपको करवाए हैं। धर्म शब्द जो धर्म बनता है ना, वो स्वर भक्ति है, उसमें उच्चारण किस कारण से हुआ है, धर्म बन गया। तो उसमें क्या है, स्वर जो है ना, हमने ये जो स्वर का आगम कर दिया धर्म, तो इसमें क्या हुआ, प्रत्यय लाघव हो गया, प्रत्यय लाघव हो गया, जो प्रयत्न हमने किया ना, प्रयत्न लाघव किया है, प्रयत्न का कारण है। अर्थ संकोच से उदाहरण कौन सा है, अर्थ संकोच का उदाहरण है मृग। स्वराघात के कारण ध्वनि परिवर्तन होता है, ये वर्नर इसके बात कही है। स्वराघात की बात किसने कही है, वर्नर ने। स का घोष रूप है ज, ठीक है, स का घोष रूप क्या है, ज। तो ये आपको विशेष करके हमने ये आपको 100 आउट ऑफ 80 आउट ऑफ 100 हमने आपको, यानी 100 में से 80 हमने 1 लाइनर क्वेश्चन आपको करवाए। इससे हमें एक अप्रोच मिलती है कि किस तरह से प्रश्न बना रहे हैं ये। जैसे वर्णन ने अक्षरों के परिवर्तन किया है, स्वराघात की बात की है, तो वही चीज हमने पहले इसको यहाँ पे ध्वनि नियम में हमने कर लिया है कि ग्रीम नियम के स्वराघात पर आधारित है, वर्णन ने यह निश्चित किया है। तो स्वराघात को अर्थ परिवर्तन इन्होंने ध्वनि नियम बताया है, ठीक है। तो इस क्लास के बाद में अब नेक्स्ट क्लास जो होगी ना हमारी, वो भाषा विज्ञान की कंप्लीट हो चुकी है। ये रिवीजन फेज में हम नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद हम यूनिट 1 लेंगे, उसके मैंने आपको एमसीक्यूज नहीं कराए हैं 1 लाइनर। यूनिट 1 में हमारे जो ब्राह्मण, आरण्यक और संहिता और जो वेदों का रचनाकाल है उसके बारे में हम लगभग, मेरे ख्याल से उसमें 150 प्रश्न उसमें होने चाहिए, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।